नमस्कार दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम आप लोग के लिए करेंट का सेट 6 लाए हैं और करेंट का 1 से लेकर सेट 5 तक हम करवा दिए हैं। इसलिए जो लोग भी वो सब का वीडियो नहीं देखे हैं वे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको एक दरोगा का प्लेलिस्ट मिलेगा। उसमें आपको सारा जो वीडियो है करेंट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर करके हर एक टॉपिक को हम लिए हैं ताकि आपको कम से कम 20 नंबर तो ज़रूर आ सके, ठीक है। और एक जो है वन लाइनर जो है वो हम नहीं करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग सिर्फ वन लाइनर को पढ़ लीजिएगा और वो ही पढ़िएगा तो आपको मार्च या अप्रैल से लेकर के आपको अक्टूबर तक का वन लाइनर पढ़ना है, ठीक है। और अभी से भी अगर एक एक दिन में 2-2 मंथ का कंप्लीट कीजिएगा तो आराम से एग्ज़ाम के पहले आपको ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको उसको रीडिंग मारना है और कोशिश कीजिए कि एक एक दिन में आपको 2-2 मंथ या 3-3 मंथ का हम पढ़ जाएं, ठीक है। और ये वीडियो जो है वो आपको लगातार देखना है, ठीक है। और लगातार सुनिएगा तो आपको एक बार में तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर 2-3 बार अगर सुन लेते हैं इसको तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। करेंट का ये सेट 6 है और जिन लोगों को ये इसका PDF चाहिए वो जागो दुनिया चैनल सर्च करेंगे JAGO DUNIYA, तो आपको वो चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम पर है और उसमें जुड़ जाना है और आपको वहाँ पर सारा PDF आपको मिल जाएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि करेंट का सेट 6 है। तो इसमें सबसे पहले है आपको सूचकांक के बारे में, ठीक है। तो कुछ सूचकांक हम करवा दिए थे और इसमें भी कुछ सूचकांक अभी करवाना बाकी है, ठीक है। मेन सूचकांक को हम करवा रहे हैं। तो सबसे पहला है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, ठीक है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 है, इसको कौन जारी करता है? तो प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। कौन जारी करता है? तो प्रबंधन विकास संस्थान जारी करता है। क्या जारी करता है? तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021, ठीक है। अब इसमें प्रथम स्थान पर कौन था? तो प्रतिस्पर्धा के मामले में सबसे ज़्यादा जो प्रतिस्पर्धा होता है वो कहाँ पर होता है? तो स्विट्ज़रलैंड में होता है, ठीक है। तो प्रतिस्पर्धा के मामले में सबसे प्रथम पर कौन आता है? तो स्विट्ज़रलैंड आता है। और भारत में प्रतिस्पर्धा के मामले में कौन सा रैंक है? तो इसका 43वां रैंक है, ठीक है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 43वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तो 43वां स्थान है। आप लोग भी साथ में बोलिएगा, तो साथ में बोलने से होता है कि आपको याद भी हो जाएगा और जितना बार हम बोलेंगे उतना बार आपको ही बोलना है। तो आइए अब इसको रिवीजन कर लेते हैं कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये सारा हम जो सूचकांक करवा रहे हैं वो 2021 का ही करवा रहे हैं, ठीक है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 कौन जारी किया था? तो प्रबंधन विकास संस्थान जारी किया था। इसमें प्रथम स्थान किसका है? तो स्विट्ज़रलैंड का है। भारत का कौन सा स्थान है? तो 43वां स्थान पर है, ठीक है। मतलब कि भारत में जो 43वां स्थान पर यहाँ पर प्रतिस्पर्धा सूचकांक है। अब आते हैं आगे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021। तो शांति सूचकांक जो है वो कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। देख रहे हैं कि यहाँ पर पीस लगा हुआ है। पीस मतलब क्या होता है? शांति होता है। तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है, किसको? वैश्विक शांति सूचकांक को, ठीक है। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये आइसलैंड है, ठीक है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो शांत देश है वो कौन है? आइसलैंड है। इसलिए आपको शांत में रहना है तो चल जाइए आइसलैंड, आपको वहाँ पर एकदम शांति मिलेगा आइसलैंड में। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये आइसलैंड है, ठीक है। अब भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 135वां स्थान है। देख रहे हैं कि शांति सूचकांक में भारत जो है वो बहुत पीछे है, ठीक है। मतलब कि यहाँ न के बराबर शांति है। और देखते ही हैं कि बहुत यहाँ मतलब कि इधर दंगा तो उधर फसाद ये सब होता रहता है। तो इसी के आधार पर ये शांति सूचकांक जो है ये निकाला जाता है। तो देख रहे हैं कि 2020 में जो था वो 133वें स्थान पर था, ठीक है। लेकिन इस बार इसका रैंक जो है और गिर गया है, ठीक है। ज़्यादा होना मतलब कि गिर गया है, ठीक है। अगर यही कम होता है 133 से 130 पर आया था तो इसके रैंकिंग में सुधार आता, ठीक है। लेकिन इसका रैंकिंग में क्या हो गया है? गिरावट आ गया है। कैवें स्थान पर है भारत शांति सूचकांक में? तो 135वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है शांति सूचकांक में? तो 135वें स्थान पर है। तो वैश्विक शांति सूचकांक कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है। भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 135वां स्थान है, ठीक है।
ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2021, ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2021 कौन जारी करता है? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है। ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2021 कौन जारी किया था? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इसको शॉर्ट में करते हैं EEU, ठीक है। तो ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसमें प्रथम स्थान पर ऑकलैंड है। तो ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो ऑकलैंड है। प्रथम स्थान पर कौन है? ऑकलैंड है। इसमें भारत का इसका जो रैंकिंग है ये नहीं दिया था, ठीक है, तो इसको छोड़ दिए हैं। अब आते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021। तो ये प्रेस मतलब कि प्रेस की आज़ादी सबसे ज़्यादा किस देश में है, उसी के आधार पर इसका सूचकांक निकाला जाता है। तो इसको कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, ठीक है। हम इसमें बार बार बोलते हैं कि ताकि आप लोग को याद हो सके। अगर जिन लोगों को बोरिंग लगता है कि जल्दी जल्दी करना है तो स्पीड जो है वो बढ़ा देंगे, तो आपको ये जल्दी जल्दी रिपीट हो जाएगा। तो अब इसमें प्रेस की स्वतंत्रता में प्रथम स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है, ठीक है। मतलब कि नॉर्वे में जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि पूरी तरह से वहाँ पर जो प्रेस है वो स्वतंत्र है, मतलब कि उस पर सरकार का नियंत्रण ये सब कुछ नहीं है, ना किसी का उस प्रेस पर दबाव रहता है। तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो ये नॉर्वे है। अब भारत का स्थान तो 142वां स्थान पर है। देख रहे हैं कि भारत का कितना ज़्यादा स्थान है प्रेस की स्वतंत्रता में, 142वें स्थान पर है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो बहुत कम है। अब देखते हैं कि अब जहाँ भी न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो वहाँ पर सरकार के ज़्यादा दिखाया जाता है, सरकार का ज़्यादा बड़ाई दिखाया जाता है। जैसे कि जी न्यूज़ हो गया, आज तक हो गया, कुछ कुछ जो चैनल सरकार के विरुद्ध भी दिखाता था तो उसको पर मतलब कि दबाव होता था। तो इसलिए ये प्रेस की स्वतंत्रता को छीना जाता है सरकार के द्वारा। तो इसी के आधार पर ये सूचकांक निकाला गया है। और ये जो सूचकांक है कौन निकालती है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालती है, ठीक है। और ये फ्रांस की ये संस्था है जो कि जारी करती है। और इसीलिए जो है ये सटीक रिपोर्ट निकालती है, क्योंकि ये विदेश जारी करती है। अगर देश में निकालने को कोई संस्था होती जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक निकालती तो सरकार उस संस्था पर भी दबाव बनाकर रैंक को सुधार करवा लेती। लेकिन ये विदेश में विदेशी संस्था के द्वारा निकाला जाता है, तो इसलिए देख रहे हैं कि ओरिजिनल निकाला गया है। भारत का 142वां स्थान है किसमें? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का, ठीक है। अब जी न्यूज़ ऐसा आप देखते होंगे कि सुधीर चौधरी आते हैं जी न्यूज़ पर, मतलब कि आज तक उनको हम नहीं देखे हैं कि सरकार का विरोध भी किए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेस को मतलब कि निष्पक्ष होना चाहिए, ना किसी के पक्ष में होना चाहिए, ना किसी के विपक्ष में होना चाहिए, ठीक है। और अगर सरकार कोई खामियां कर रही है उसको भी बताना चाहिए, अगर सरकार कोई अच्छाई कर रही है उसको भी बताना चाहिए, ठीक है। तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 कौन जारी करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक कौन जारी करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है। अब इसमें भारत का स्थान कितना है? तो भारत का जो स्थान है वो 40वां स्थान है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 40वां स्थान पर है। तो आइए एक बार सूचकांक को रिवीजन कर लेते हैं। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां हो गया। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां हो गया। ग्लोबल लिवलेबिलिटी इंडेक्स में प्रथम स्थान ऑकलैंड का हो गया, इसमें भारत का स्थान नहीं दिया हुआ था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान तो 142वां स्थान हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान तो 40वां स्थान हो गया, ठीक है। अब आते हैं परिवर्तित नाम के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस जगह का क्या परिवर्तित करके नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो मुगल म्यूजियम जो आगरा में है, ठीक है, उसको क्या नाम कर दिया गया है? छत्रपति शिवाजी नाम कर दिया गया है, ठीक है।
अब मुगल म्यूजियम जो आगरा में है उसका क्या नाम बदल कर दिया गया है, तो छत्रपति शिवाजी कर दिया गया है। तो मुगल म्यूजियम जो आगरा में है उसका क्या नाम बदल कर दिया गया है, छत्रपति शिवाजी कर दिया गया है। अम्बाला सिटी बस स्टैंड को क्या कर दिया गया है, सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम बदलकर सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया गया है। विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कर दिया गया है। ठीक है, विदेशी सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान कर दिया गया है। आप लोग को भी साथ में बोलना है ताकि आप अगर साथ में बोलते हैं तो और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल का नाम क्या बदलकर कर दिया गया है, तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। तो आइए इसको एक बार रिविजन कर लेते हैं। मुगल म्यूजियम तो छत्रपति शिवाजी, अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड, विदेशी सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान, मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। आइए अब जीआई टैग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सोजत मेहंदी, तो सोजत जो मेहंदी होता है ये किस जगह का प्रसिद्ध है, तो ये राजस्थान का है। ठीक है, जिसको कि जीआई टैग मिला है, किसको, सोजत मेहंदी को। ठीक है, इसका मतलब कि राजस्थान में मेहंदी लोग ज़्यादा लगाते हैं। तो सोजत मेहंदी राजस्थान का जिसको जीआई टैग मिला है। जीरा फूल चावल, तो ये छत्तीसगढ़ का है। एक चावल की क्वालिटी होती है जिसको क्या कहते हैं, जीरा फूल चावल। ये कहाँ से संबंधित है, तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है जिसको कि जीआई टैग मिला है। तो जीरा फूल कहाँ से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सिरसी सुपारी, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। ऐसे भी सुपारी जो होता है वो कर्नाटक में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सिरसी सुपारी कहाँ से संबंधित है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है जिसको कि जीआई टैग मिला है। गुलबर्गा तूर दाल, गुलबर्गा तूर दाल जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भी कर्नाटक से संबंधित है। गुलबर्गा तूर दाल कहाँ से संबंधित है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। तो देख रहे हैं कि सिरसी सुपारी और गुलबर्गा तूर दाल कहाँ से संबंधित है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। ठीक है, चुनार बलुआ पत्थर ये कहाँ से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है जिसको कि जीआई टैग मिला है। ये सारा को आपको जीआई टैग मिला है। ठीक है, चुनार बलुआ पत्थर कहाँ से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इरोड हल्दी, इरोड हल्दी कहाँ से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। इरोड हल्दी कहाँ से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं कदांगी साड़ी, तो कदांगी साड़ी कहाँ से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कदांगी साड़ी कहाँ से संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो आइए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि सोजत मेहंदी राजस्थान, जीरा फूल चावल छत्तीसगढ़, सिरसी सुपारी कर्नाटक, गुलबर्गा तूर दाल कर्नाटक, चुनार बलुआ पत्थर उत्तर प्रदेश, इरोड हल्दी तमिलनाडु, कदांगी साड़ी तमिलनाडु। जब भी हम ऐसा बोलेंगे ना कि सोजत मेहंदी, तो आपको आंसर अपने मन में देना है राजस्थान। जीरा फूल चावल तो अपने आंसर मन में देना है छत्तीसगढ़। सिरसी सुपारी तो ये कहाँ का हो गया, कर्नाटक। गुलबर्गा तूर दाल तो ये कर्नाटक हो गया। चुनार बलुआ पत्थर तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इरोड हल्दी तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। कदांगी साड़ी तो ये भी तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, अब आइए त्यौहार व महोत्सव के बारे में पढ़ लेते हैं। देख रहे हैं कि हर एक से हम थोड़ा थोड़ा उठाए हैं और आपका जो है 23 तारीख को जो ख़त्म हो जाएगा ये पूरा जो करवा रहे हैं। और इतना विश्वास करिए कि अगर इतना कर लेते हैं तो आपको जो है 19-20 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, क्योंकि हम जो दरोगा का इसमें सिलेबस देखे थे करेंट अफेयर्स का, उसमें से जितना भी हम सिलेबस कर रहे हैं हर एक सिलेबस से 1 या 2 क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, और सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको जो 1 लाइनर दिया हुआ है मार्च से लेकर के 9 अक्टूबर तक का, वो पूरा आपको पढ़ जाना है। ठीक है, अगर अभी से भी पढ़ जाते हैं तो आपको जो 30 नंबर आता है उसमें 25 नंबर आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, अब आते हैं कि काला घोड़ा महोत्सव। तो काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पर मनता है, तो ये मुंबई में मनता है। कहाँ, काला घोड़ा महोत्सव। तो काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ पर मनता है, तो ये मुंबई में मनता है। देख रहे हैं कैसा कैसा महोत्सव का नाम दिया हुआ है, काला घोड़ा तो उजला घोड़ा, मतलब कि अजब अजब टाइप का नाम है। तो ये काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनता है, तो ये मुंबई का है, मुंबई का त्यौहार है। ठीक है, गुड़ी पड़वा, तो गुड़ी पड़वा कहाँ का है, मुंबई का है। तो काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा कहाँ का हो गया, तो मुंबई का हो गया। काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा कहाँ का हो गया, तो ये मुंबई का हो गया।
फ्लेमिंगो कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। फ्लेमिंगो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, फ्लेमिंगो कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। तुंगभद्रा पुष्करम कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। देख रहे हैं तुंगभद्रा जो नदी है वो आंध्र प्रदेश में ही बहती है, तो इसे भी आप मार दे सकते हैं। तो फ्लेमिंगो और तुंगभद्रा पुष्करम कहाँ का हो गया? तो ये आंध्र प्रदेश का हो गया। फ्लेमिंगो और तुंगभद्रा पुष्करम कहाँ का हो गया? तो ये आंध्र प्रदेश का हो गया। ठीक है, बन्नी, बन्नी कहाँ का है? तो ये बन्नी एक महोत्सव है जो कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। बन्नी कहाँ का है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कनुमा महोत्सव, तो ये भी आंध्र प्रदेश का है। कनुमा महोत्सव, तो ये भी आंध्र प्रदेश का है। कनुमा महोत्सव, तो ये भी आंध्र प्रदेश का है। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं आंध्र प्रदेश का। फ्लेमिंगो, तुंगभद्रा, बन्नी, कनुमा। फ्लेमिंगो, तुंगभद्रा, बन्नी, कनुमा। फ्लेमिंगो, तुंगभद्रा, बन्नी, कनुमा। तो आपको याद हो गया होगा, तो आप भी मेरे साथ बोलिएगा ज़रूर, तो आपको भी याद हो जाएगा। तो फ्लेमिंगो, तुंगभद्रा, बन्नी, कनुमा कहाँ का महोत्सव है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। काव्य उत्सव, कविता बीज। काव्य उत्सव एक होता है, कविता बीज जो है वो कहाँ पर है मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। काव्य उत्सव कविता बीज कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला, तो ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये असम में मनाया जाता है। चाय महोत्सव, तो चाय तो ज़्यादा असम में होता है, तो चाय महोत्सव असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला असम में मनाया जाता है। माघ बिहू महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। देख रहे हैं कि बिहू जो नृत्य है ये असम का भी है, असम का नृत्य है, तो आप इसे भी मार सकते हैं कि माघ बिहू महोत्सव असम का है। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। मुंबई का क्या क्या है? तो काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा। आंध्र प्रदेश का फ्लेमिंगो, तुंगभद्रा, बन्नी, कनुमा। फ्लेमिंगो, तुंगभद्रा, बन्नी, कनुमा हो गया। ठीक है, काव्य उत्सव कविता बीज कहाँ का हो गया? तो केरल का हो गया। ड्रैगन फ्लाई कहाँ का हो गया? तो केरल का हो गया। अम्बुबाची मेला कहाँ का हो गया? तो ये असम का हो गया। चाय महोत्सव कहाँ का हो गया? तो ये भी असम का हो गया। माघ बिहू महोत्सव कहाँ का हो गया? तो ये भी असम का हो गया। अब आइए प्रमुख खेलों के आयोजन स्थल पर लेते हैं। राष्ट्रीय खेल 2021, तो राष्ट्रीय खेल 2021 कहाँ पर हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। राष्ट्रीय खेल 2021 कहाँ पर हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। और आपको इसको जो भी हम करवा रहे हैं, जितना भी वीडियो डाले हैं, उसको अगर 3 से 4 बार सुनते हैं तब आपको जाकर पूरी तरह से माइंड में सेटल हो गया। एक बार में थोड़ा सा आता है, 10% आएगा, दूसरी बार में 30% आएगा, तीसरी बार में 50% आएगा। तो जितनी बार आप ज़्यादा सुनिएगा उतना ही ज़्यादा आपको दिमाग में कोई भी चीज़ अचानक से नहीं आता है। ये सब आपको धीरे धीरे करते करते आपको माइंड में पूरी तरह से सेटल कर जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी तरह आपको बार बार सुनना है ताकि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। तो राष्ट्रीय खेल 2021 कहाँ हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। अब वो राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ होगा? तो ये मेघालय में होगा। राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ होगा? तो ये मेघालय में होगा। राष्ट्रीय खेल 2021 कहाँ हुआ था? तो ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? तो एशियाई खेल 2026 नगोया में होगा। एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? तो एशियाई खेल 2026 नगोया में होगा। और नगोया कहाँ है? तो ये जापान में है। ठीक है, पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? तो ये फ्रांस में होगा। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? तो ये फ्रांस में होगा। पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 कहाँ होगा? तो ये फ्रांस में होगा। विश्व सैन्य खेल 2023 कहाँ होगा? तो ये बोगोटा में होगा। विश्व सैन्य खेल 2023 कहाँ होगा? तो ये बोगोटा में होगा। बोगोटा कहाँ है? कोलंबिया में है। ठीक है, तो आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल 2021 उत्तराखंड, राष्ट्रीय खेल 2022 मेघालय, राष्ट्रीय खेल 2026 नगोया, पुरुष रग्बी विश्व कप 2023 फ्रांस, विश्व सैन्य खेल 2023 बोगोटा हो गया। अब आइए खेल और खिलाड़ी से संबंधित पढ़ लेते हैं। तो दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? तो पैरा एथलेटिक्स से है। दीपा मलिक का संबंध किस खेल से है? तो पैरा एथलेटिक्स से है। श्रेयसी सिंह का संबंध किससे है? तो ये निशानेबाजी से है। ठीक है, और ये श्रेयसी सिंह जो है ये बिहार के हैं, ये जमुई से अभी ये विधायक भी हैं। तो श्रेयसी सिंह का संबंध किससे है? तो निशानेबाज से है। विनेश फोगाट का संबंध किससे है? तो ये कुश्ती से है। विनेश फोगाट का संबंध किससे है? तो ये कुश्ती से है। अदिति अशोक का संबंध किससे है? तो गोल्फर से है। अदिति अशोक का संबंध किससे है? तो गोल्फर से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो ये भाला फेंक से है, जो इस बार स्वर्ण पदक भी जीते हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, और ये अदिति अशोक पहली
महिला गोल्फर है जो ओलंपिक में क्वालिफाई की है, ठीक है। तो अदिति अशोक का संबंध किससे है? गोल्फर से है। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो भाला फेंक से है। दीपा मलिक पैरा एथलेटिक्स, श्रेयसी सिंह निशानेबाज, विनेश फोगाट कुश्ती, अदिति अशोक गोल्फर, नीरज चोपड़ा भाला फेंक। अब आइए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ पर होगा? तो ये हरियाणा में होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ होगा? तो ये हरियाणा में होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये अंशुला राव है। डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये अंशुला राव है, जो कि मादक पदार्थ, जो प्रतिबंधित मादक पदार्थ होता है उसका अगर सेवन कर लेते हैं तो उनकी जांच होता है, ठीक है। अगर उसमें सही पाया जाता है तो उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो ये डोप प्रतिबंध पाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये अंशुला राव हैं। विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। विश्व के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। 100 मीटर वर्ग में अब तक की दूसरी सबसे तेज महिला धावक कौन बनी है? तो सैली एन फ्रेजर प्राइस बनी है। सैली एन फ्रेजर प्राइस बनी है। क्या बनी है? तो ये जो है ये 100 मीटर में दूसरी सबसे तेज धावक बनी है 100 मीटर रेस में, ठीक है। कौन? सैली एन फ्रेजर प्राइस, जो कि जमैका की हैं, ठीक है। ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो लॉरेल हबर्ट है। ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ये लॉरेल हबर्ट है, जो कि पुरुष से महिला में कन्वर्ट हुई हैं। तो ओलंपिक में खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो ये लॉरेल हबर्ट हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये शेफाली वर्मा बनी है। शेफाली वर्मा क्या है कि क्रिकेट के सभी जो प्रारूप होते हैं, जैसे कि टेस्ट हो गया, वनडे हो गया, T20 हो गया, ये सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। कौन? शेफाली वर्मा। कौन? शेफाली वर्मा। क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट होता है क्रिक गुरु, ठीक है। क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट है क्रिक उरू को किसने लॉन्च किया है? तो वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया है। क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट क्रिक गुरु को किसने लॉन्च किया है? तो वीरेंद्र सहवाग ने लॉन्च किया है। आते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन समारोह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हुनर हाट 2021 कहाँ पर हुआ था? तो ये पणजी में हुआ था। पणजी कहाँ है? गोवा की राजधानी है। तो हुनर हाट 2021 पणजी में हुआ था। हुनर हाट 2021 पणजी में हुआ था। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 कहाँ पर हुआ था? तो दुशांबे में हुआ था। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? तो ये दुशांबे में होगा था, जो कि तजाकिस्तान की राजधानी है। तो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 दुशांबे में हुआ था। रायसीना संवाद कहाँ पर हुआ था? तो रायसीना संवाद जो हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। रायसीना संवाद 2021 की अध्यक्षता किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ठीक है। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021। बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 कहाँ पर हुआ था? तो हेनान प्रांत में हुआ था। और ये हेनान प्रांत कहाँ है? तो चीन में है, ठीक है। नेताओं का जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था? नेताओं का जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये अमेरिका ने किया था। नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये अमेरिका ने किया था। G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये इटली की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी? G20 देश जो है उनके पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअली बैठक का अध्यक्षता किसने किया था? तो इटली ने किया था, ठीक है। तो आइए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हुनर हाट 2021 पणजी, हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 दुशांबे, रायसीना संवाद 2021 नरेंद्र मोदी, बोआओ फोरम फॉर एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021 हेनान प्रांत, नेताओं का जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 तो इसकी अध्यक्षता अमेरिका, G20 देशों का पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता इटली के से संबंधित था, ठीक है। तो आइए अब संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि 2021 का है। वरुण किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। वरुण किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ था और ये नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। खंजर किसके बीच हुआ था? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। वरुण भारत और फ्रांस के बीच हुआ था और खंजर जो है ये थल सेना का अभ्यास है। वज्र प्रहार
तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, जो कि थल सेना का अभ्यास है। दस्तलिक तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। दस्तलिक तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था, जो कि थल सेना का अभ्यास है। पासिक्स पासिक्स भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। पासिक्स भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, जो कि नौसेना का अभ्यास है। पासिक्स भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, जो कि नौसेना का अभ्यास है। ट्रोपिक्स भारत की तीनों सेनाओं के बीच हुआ था। ट्रोपिक्स भारत की तीनों सेनाओं के बीच हुआ था। एम्फेक्स ये भी भारत की तीनों सेनाओं के बीच हुआ था। तो पासिक्स, ट्रोपिक्स और एम्फेक्स देख रहे हैं कि तीनों में एक्स एक्स लगा हुआ है। तो एक सिर्फ पासिक्स जो है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था, और ट्रोपिक्स और एम्फेक्स जो है ये भारत की तीनों सेनाओं के बीच हुआ था। तो आइए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो वरुण भारत और फ्रांस के बीच, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच, दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, पासिक्स भारत और अमेरिका के बीच, ट्रोपिक्स भारत की तीनों सेनाओं के बीच, एम्फेक्स भारत की तीनों सेनाओं के बीच। अब आइए ऐप और पोर्टल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आई लर्न ऐप, जो आई लर्न ऐप है, इसको कौन जारी किया था? तो इसको नागालैंड सरकार ने जारी किया था। आई लर्न ऐप को किसने जारी किया था? तो ये नागालैंड सरकार के द्वारा जारी किया था। इसमें क्या है कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए क्षमता निर्माण और प्रदर्शन ट्रैक करने हेतु, किसके? कम्युनिटी हेल्थ जो ऑफिसर होते हैं उनके क्षमता को निर्माण करने के लिए और उनके प्रदर्शन को जांचने के लिए। क्या, कौन सा ऐप? आई लर्न ऐप किसने जारी किया था? नागालैंड सरकार ने जारी किया था। मेरा राशन ऐप किसने जारी किया है? तो भारत सरकार ने जारी किया है। क्या मेरा राशन ऐप किसने जारी किया है? तो ये भारत सरकार ने जारी किया है। किस लिए? तो आर्थिक रूप से कमज़ोर और प्रवासियों को किफ़ायती मूल्य पर अनाज देने के लिए। किनको? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जो प्रवासी हैं, उनको क्या होगा कि किफ़ायती मूल्य पर, कम मूल्य पर उनको अनाज दिया जाएगा। किसके द्वारा? मेरा राशन ऐप के द्वारा। ठीक है, ये किसने जारी किया है? तो ये भारत सरकार ने जारी किया है। सतर्क नागरिक ऐप किसने जारी किया है? तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है। सतर्क नागरिक ऐप किसने जारी किया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है और नागरिकों की शिकायतों को आसानी से भेजने का ये माध्यम है। क्या? सतर्क नागरिक ऐप। ठीक है, तो सतर्क नागरिक ऐप किसने जारी किया है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा जारी किया गया है। वुमेन विल ऐप, तो वुमेन विल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो गूगल के द्वारा जारी किया गया है। वुमेन विल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो गूगल के द्वारा जारी किया गया है। ये किस लिए जारी किया है वुमेन विल ऐप? तो ये क्या होगा कि देश के 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को उनके मतलब कि जिस व्यवसाय में उनको रुचि है, ठीक है, तो उनको व्यवसाय में बदलने की, मतलब कि उनको मदद करने के लिए, ठीक है, जिस व्यवसाय में उनको रुचि है उनको मतलब कि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है, वो उस पर अपना जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं इसके द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा? वुमेन विल ऐप के द्वारा। ठीक है, किसने जारी किया है? गूगल के द्वारा जारी किया गया है। FPO शक्ति पोर्टल किसने जारी किया है? तो ये उत्तर प्रदेश को द्वारा जारी किया गया है। FPO शक्ति पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश को द्वारा जारी किया गया है। अब इसमें क्या है FPO शक्ति पोर्टल में? तो किसानों और किसान के उत्पादक संगठनों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए। तो ये मेनली जो है ये किसान के लिए, फार्मर, एफ से फार्मर होता है। तो FPO शक्ति पोर्टल जो है वो मेनली किसानों के लिए जारी किया गया है। ठीक है, और किसने जारी किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया है। तो आइए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आई लर्न ऐप नागालैंड सरकार, मेरा राशन ऐप भारत सरकार, सतर्क नागरिक ऐप जम्मू कश्मीर, वुमेन विल ऐप गूगल द्वारा, FPO शक्ति पोर्टल तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अब आते हैं राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन बने हैं? तो ये PK मिश्रा हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन है? तो ये PK मिश्रा हैं। रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो ये गार्गी कौल है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? रक्षा और वित्त दोनों का सचिव कौन है? तो गार्गी कौल है। रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल है। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला है। विदेश सचिव कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला है। गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला है। गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला है। गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला है। वित्त सचिव कौन है? तो TV सोमनाथन है। वित्त सचिव कौन बने हैं? तो ये TV सोमनाथन बने हैं। वित्त सचिव कौन बने हैं? तो TV सोमनाथन बने हैं। रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो अजय कुमार बने हैं। रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो अजय कुमार बने हैं।
राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो तरुण बजाज बने हैं। राजस्व सचिव कौन बने हैं? तो तरुण बजाज बने हैं। ठीक है, तो आइए एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, रक्षा सचिव अजय कुमार और राजस्व सचिव तरुण बजाज। तो इसी के साथ जो है आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। और अब आपको 3-4 वीडियो जो है वो आपको और मिलेगा, और इसी के साथ जो है करेंट अफेयर जो सेम मेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रेगुलर करते रहिएगा और शुरू से जाकर आप लोग देखिएगा जो लोग नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं कि कितना मेहनत लगता है लिखने में, कितना बोलने में मेहनत लगता है। तो सिर्फ आपसे हम एक चीज़ मांग रहे हैं, वो आपसे सब्सक्राइब करना मांगते हैं, और जहाँ तक हो सके लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।